जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को और जिसमें चल रहा अध्याय 4 जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। यह अध्याय प्रमुख तौर पर भारत में हुए धार्मिक परिवर्तन पर आधारित है। भारत में जो 3 प्रमुख विचारधाराएं थी उनके बारे में आपको बताता है। पहला है सनातन, दूसरा है जैन धर्म और तीसरा है आपका बौद्ध धर्म, है ना। इन विचारों को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है, लेकिन प्रमुख तौर पर इस अध्याय में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म इस अध्याय की विषय वस्तु है, आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा उसी पर लिखा है। तो हमने बौद्ध धर्म का समझ लिया, किस प्रकार से भारत में उसका विकास हुआ और विश्व में किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हुआ और किस प्रकार से भारत में उसका पतन हुआ या फिर अभी भी सरवाइव कर रहा है बौद्ध धर्म अच्छे से भारत में, मतलब प्रेजेंस है बौद्ध धर्म की। जैन धर्म की भी है लेकिन उतने बड़े नंबर में नहीं है जितने की आपके बौद्ध धर्म की है। समझ आएगा। अब हम चल रहे हैं बौद्ध धर्म की उस इमारत को समझने जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। आज हम चल रहे हैं स्तूपों के बारे में समझने, स्तूपों के बारे में जानने और समझने कि इनका क्या महत्व होता है बौद्ध धर्म में। और इसमें भी खास तौर पर सांची के स्तूप को हम चल रहे हैं समझने। सांची का स्तूप जो सबसे प्राचीनतम स्तूपों में से एक है, उससे बाद में बना अमरावती का स्तूप बर्बाद हो जाता है, लेकिन सांची का स्तूप कैसे बचा रह जाता है और इन स्तूपों का भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा है और ये किस प्रकार से हमारी ऐतिहासिक विरासत को दिखाते हैं, समझाते हैं, इस चीज को हम चल रहे हैं आज जानने और समझने। आपको लगता है कि एक इमारत सिर्फ इमारत होती है? कदापि नहीं। इमारत आपके बीते हुए समय काल का जीता जागता उदाहरण होती है। ये बात आप समझिए, इमारत सिर्फ इमारत नहीं है, इमारत आपके बीते हुए समय का इतिहास है। वो बताती है कि आपका बीता हुआ समय किस प्रकार का था। आप जब लाल किला देखते हैं, जब आप ताजमहल देखते हैं, जब आप भारत के बड़े बड़े राजमहल देखते हैं, तो उनको देखकर आपको ये अंदाजा हो जाता है कि भारत कितना वेल्दी था, कितना प्रॉस्परस था, कितना समृद्ध था, कितना प्रगतिशील था, टेक्नोलॉजी कितनी हैवी थी। आप अगर भारत के साउथ के मंदिर देख लेंगे तो आपको अचंभित होना पड़ जाएगा कि आज जो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती, हमने कितने सदियों पहले उन चीजों को बनाकर छोड़ दिया है। साउथ में ऐसे भी मंदिर हैं जिनके पिलर हवा में उठे हुए हैं और फिर भी मंदिर खड़ा हुआ है और पिलर में से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आती है। तो कितनी अद्भुत बात है। तो आज हम चल रहे हैं सांची के स्तूप को समझने और सांची का स्तूप क्यों है महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के लिए, इस चीज को हम चल रहे हैं जानने और समझने बहुत विस्तार से। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर इतिहास का निर्माण करते हैं। पहले मैंने बता दिया है, इतिहास का निर्माण स्रोतों के आधार पर होता है और स्रोत कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत और एक होता है आपका पुरातत्विक स्रोत, है ना। मुख्य तौर पर हमने स्रोतों को, सोर्स को, जिनके माध्यम से हम इतिहास का निर्माण करते हैं, उनको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं आपके पुरातत्विक स्रोत। ठीक है, ये याद रखना है। आगे सुनो। इसमें वे लिखित सामग्री एवं अभिलेखों का तो आश्रय लेते ही हैं, परंतु साथ ही विभिन्न युगों की जो बची हुई इमारतें हैं उनके आधार पर भी इतिहास के कलेवर का निर्माण करते हैं। कौर, कलेवर का मतलब होता है कौर, मतलब इतिहास को कुरेद कर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया, इमारतें इतिहास को सबसे बेहतरीन तरीके से बताती हैं, समझाती हैं। इमारतें जो बता सकती हैं इतिहास के बारे में ना, उतना अच्छा किताबें भी नहीं बता सकती। ये बात आप जान लो, इस बात को आप समझ लो। अब आपको लाल किला देखकर क्या महसूस होता है, कभी सोचा है आपने? पर उस पर्पस से आप कभी सोचते ही नहीं है। आप तो बस लाल किला घूमने के पर्पस से जाते हैं। आप घूमने के पर्पस में मत जाइए लाल किला, आप उसके आर्किटेक्चर को देखिए, उसकी वास्तुकला को देखिए, उसकी निर्माण शैली को देखिए,
उसमें प्रयोग की गई टेक्नोलॉजी को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि भारत कितना समृद्ध था। हर क्षेत्र में कितना भारत समृद्ध था। उसके गुंबदों को देखिए आप, क्या डिजाइन है, क्या कार्विंग है उनकी, देखिए आप, इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। भारतीय और इस्लाम का दोनों की छाप है लाल किले पे, आप देखो उसको। भारत में जितनी भी मुगल काल में इमारतें बनी हैं उनको आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि उन पर इंडो इस्लामिक छाप दिखाई पड़ती है। सब पर गुंबद नुमा गुंबद है, सब पर। तो गुंबद तो सब पर, हिंदू मंदिरों में भी गुंबद है ना। तो आप इन चीजों को देखिए, थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए आप कि कितनी बेहतरीन तरीके से उसकी कार्विंग करी गई है। आप कभी हुमायूं के मकबरे गए? हुमायूं का मकबरा देखिए, उसके ऊपर इतना बड़ा गुंबद बनाया कैसे गया हो। कभी कल्पना करो इस चीज की भी, कल्पना करो। पर कहां से हो पाएगी कल्पना? आप तो वहां पर घूमने के पर्पज से गए हो, देखने के पर्पज से गए, फोटो खींचने के पर्पज से गए हो। बेटा पढ़ने के पर्पज से जाओ ऐसी जगहों पर। जब तक आप अपने इस दिमाग को सही दिशा में खोलोगे नहीं ना, तब तक आप जानोगे ही नहीं। और जानना है तो इसे खोलना पड़ेगा, इसके ढक्कन को खोलकर इसमें नई नई बातों को डालना पड़ेगा। तब जाकर आप विकसित होंगे, आप विकासशील बनेंगे और अच्छे बनेंगे। समझ में आएगा? तो ऐसे ही ये जो सांची का स्तूप है वो भी बौद्ध धर्म के बारे में और भारत की वास्तुकला के बारे में बहुत कुछ बताता है। बहुत कुछ बताता है, कुछ नहीं बहुत कुछ बताता है। मैं इस शब्द पर बहुत जोर दे रहा हूं तो इसका मतलब बहुत कुछ बताता है। इसके माध्यम से जो हमें पता चल पाता है ना, मैं समझता हूं कि इतना तो हमें किताबों के माध्यम से भी नहीं पता चल पाता। आप बताइए, बौद्ध आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कैसे हुई? जमीन में उसके अवशेष मिले। अब कोई झुठला सकता है? किसी की औकात है कि झुठला दे कि हाँ भाई सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी? कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि दुनिया तभी प्रारंभ हुई है जब ये भगवान आए थे, या जब ईसा मसीह आए थे, या जब अल्लाह आए थे। अब तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि अवशेष मिले हैं और उसकी कार्बन डेटिंग करी गई है साइंटिफिक तरीके से। तो आप कैसे कह सकते हो कि दुनिया तभी प्रारंभ हुई है जब आपका धर्म प्रारंभ हुआ है? मुंह पे तमाचा पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। इतिहास बहुत स्पष्ट करता है चीजों को, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट। आगे पढ़ो, ठीक है, सुनो। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज आदि जो यूरोपीय यहाँ पर आए, उन्होंने सांची के स्तूप के विषय में अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई। सांची का पूर्वी तोरण द्वार सबसे अच्छी हालत में था, इसीलिए फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही चाहते थे कि इसे वे अपने अपने देशों के संग्रहालयों में जाकर प्रदर्शित करें, परंतु भोपाल के शासकों ने उसकी प्रकृति बनाकर इन यूरोपियों को दे दी। ये प्रकृतियां इतनी सुंदर थी कि दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप भारत की यह धरोहर भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनी रही। ये बात अंडरलाइन कर लो, ये बात अंडरलाइन कर लो कि कुछ भी देखो, ऐतिहासिक चीजों को ऐतिहासिक स्थलों पर ही रखना बहुत जरूरी होता है, तभी उनके ऊपर सही ढंग से पढ़ाई की जा सकती है। उनकी रिसर्च, उन पर शोध तभी हो सकता है जब वो अपने वास्तविक स्थान पर रहें। और सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगम का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान मैं बोल रहा हूं, छोटा मोटा योगदान। ये अंग्रेज भारत की धरोहर को अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल के शासकों ने उसे नहीं ले जाने दिया और उन्हें कहा कि आप इसकी रेप्लिका लेकर चले जाइए, प्रतिलिपि लेकर चले जाइए, लेकिन ये नहीं जाएगा, ये जहां है वहीं रहेगा और यहीं पर इसके ऊपर शोध किया जाएगा। शोध मतलब रिसर्च की जाएगी। जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है आप यहीं करिए, हम आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो बेगमों ने ये बात याद रखना, ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों बर्बाद हो गया। ये प्रश्न आता ही आता है, हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है।
भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। ये याद रखना है किन बेगमों ने करा है, 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं इस पर, ठीक है। सुल्ताना जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। वहां पर रहकर प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने पुस्तकों की रचना की। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्ताना जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसीलिए जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्ताना जहां को समर्पित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांची के स्तूप को सुरक्षित बनाए रखने में भोपाल के शासक वर्ग की सूझबूझ एवं विवेकपूर्ण निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। यदि इन लोगों ने समझदारी से काम न लिया होता तो संभवतः भारत के प्राचीन इतिहास के विभिन्न पहलुओं के ज्ञान को संजो कर रखने वाला यह स्तूप या तो किसी यूरोपीय देश के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा होता या किसी ठेकेदार अथवा कंपनी आदि के हाथों में बिक गया होता। आज यह स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संरक्षण में है। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज ने आरंभिक बौद्ध धर्म के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी प्रदान की है। अब मान लो ये यहां से चला गया होता, इसे ले गए होते अंग्रेज, तो क्या होता? हमें अपनी ही चीज देखने के लिए वहां जाना पड़ता, हमें अपना ही इतिहास समझने के लिए वहां जाना पड़ता, बर्बाद हो जाता। लेकिन दोनों बेगमों ने बहुत सूझबूझ के साथ इस बात को समझा और जाना कि इतिहास का महत्व तभी रहेगा जब वो इतिहास उसी स्थान पर बरकरार रहेगा जिस स्थान पर वो खोजा गया है। जिस स्थान पर वो खोजा गया है, अगर उसके अवशेष वहीं रहेंगे तभी वो ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहेगा, नहीं तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस चीज को दोनों बेगमों ने बहुत अच्छे से समझा और उसको संभाला और उसके ऊपर काम करने के लिए जॉन मार्शल को पैसे खूब दिए कि भाई तू काम कर और पता कर इसका क्या इतिहास है, इसका क्या इतिहास है, इसके पीछे की क्या कहानी है, सब पता कर और हमें बता और हमारे देशवासियों को भी बता। जो हमारे देशवासियों की ये बुद्धि बंद पड़ी है वो जाने कि क्या है चीजें, ये इनका क्या महत्व है इस देश के इतिहास में, इनका क्या योगदान है। तो इस स्तूप ने भारत के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्राचीन इतिहास को समझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई इसने। समझ में आई बात? अब आते हैं स्तूप। क्या होते हैं स्तूप, ये जान लेते हैं। जिस प्रकार से स्तूप, जान लो क्या है, जिस प्रकार से हमारे लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है और ईसाइयों के लिए गिरजाघर है और आपके सिखों के लिए गुरुद्वारा है, उसी प्रकार से बौद्धों के लिए बौद्ध मठ, ये स्तूप होते हैं, उनका यही महत्व होता है। सुनो क्या होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थानों को पवित्र माना जाता है। इन स्थानों पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त विभिन्न सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। ये टीले होते हैं और इनको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, टीला नुमा होता है, देखो ऐसे बना होता है स्तूप, जान लो आप। स्तूप का निर्माण ऐसे होता है, एक आप कह सकते हो एक कटोरा और अंडाकार बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे अर्ध अंडाकार होता है और इसके आगे तोरण द्वार, इन्हें तोरण द्वार कहते हैं। इसके ऊपर एक हर्मिका होती है, इसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। और एक और होता है इसके ऊपर, ठीक। तो ऐसे 4 तोरण द्वार होते हैं, ऐसे 4 तोरण द्वार होते हैं। प्राचीन काल से ही लोग कुछ स्थानों को पवित्र मानते आए हैं। ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का उल्लेख मिलता है। इनका उन समस्त स्थानों पर निर्माण हुआ जो किसी न किसी प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। उदाहरण लुम्बिनी उनका क्या है? जन्म स्थान है, ठीक है। बोध गया ज्ञान प्राप्त करने का स्थान, सारनाथ जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, एवं कुशीनगर जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण किस घटना को कहते हैं? जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये 4 स्थान आपको तो पता ही होने
चाहिए। बौद्ध धर्म में इन चारों स्थानों का बहुत ज्यादा महत्व है। पहला कौन सा स्थान है? लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी उनकी जन्मभूमि है, जहां पर उनका जन्म हुआ। बोध गया वो स्थान है जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर आपका सारनाथ है, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम अपना ज्ञान जनता के सामने प्रकट किया या जनता के सामने अपनी बातों को रखा। और आपका चौथा स्थान क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर वो स्थान है जहां पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। किसने? गौतम बुद्ध साहब ने। ठीक है, तो ये इन स्थानों को बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इन स्थानों पर आप देखेंगे कि कुछ कुछ जगह चैत्य बनी हुई है या कुछ जगह स्तूप ऐसे ही बने हुए आपको दिखेंगे। अब हमारे भी धर्म में जहां जहां हमारे बहुत प्रोमिनेंट मंदिर है, आप देखिए वहां पर कितने प्रोमिनेंट और कितने सुंदर, कितनी बेहतरीन वास्तुकला में हमारे मंदिर बने हुए हैं। चाहे आप हरिद्वार का मंदिर ले लें, चाहे आप और भी भिन्न भिन्न मंदिर ले लें, सोमनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं, सौराष्ट्र का मंदिर आप देख सकते हैं। मतलब जहां जहां हिंदू धर्म का प्रोमिनेंट स्थान माना गया है, वहां वहां आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही सुंदर कलाकृति। तो उसी प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म में इन स्थानों का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप इनके महत्व को ऐसे आंक नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा। जैसे हमारे लिए हमारे पवित्र, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, वैसे ही बौद्धों के लिए इन चार स्थानों का महत्व है। और लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ जाता है और सारे के सारे भारत में ही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत बौद्ध धर्म की पावन भूमि है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत चार धर्मों की जन्मदाता है, चार धार्मिक विचारों की जन्मदाता भूमि है। तो भारत मतलब ज्ञान की धरती है, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि भारत ने क्या दिया इस दुनिया को, भारत ने इस दुनिया को धार्मिकता का ज्ञान दिया है, भारत ने इस दुनिया को वास्तविकता का ज्ञान दिया है, भारत ने ही इस दुनिया को एक ऐसा दर्शन प्रदान किया है, एक ऐसी विचारधारा प्रदान करी है कि आप बहुविचार हो सकते हैं, बहुविचारी हो सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि एक विचार में फंसकर रहना, है ना। इन धर्मों का पनपना भारत में, इनकी अलग अलग सोच का पनपना, इनके अलग अलग रास्तों का पनपना क्या दिखाता कि भारत में विचारशीलता की कभी कोई कमी नहीं रही है। भारत का आदमी बहुत विचारशील होता है। ठीक, आगे सुनिए। विद्वानों का विचार है कि स्तूप बनाने की परंपरा तो महात्मा बुद्ध से पहले भी रही होगी, परंतु स्तूप निर्माण अवांछन रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ गया, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसीलिए ये स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सम्माननीय एवं स्मरणीय बन गए। एक बौद्ध ग्रंथ अशोक वादन में उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के कुछ अंश प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए एवं उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। भरहूत, सांची एवं सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। तो यह भी माना जाता है कि जो स्तूप थे वो पहले भी थे, लेकिन किसी कारणों से इसका संबंध बौद्ध धर्म से हो गया और आज ये बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। और इस किताब के माध्यम से ये जो किताब बताई गई उसमें ये भी बताया गया कि अशोक ने इन प्रोमिनेंट जगहों पर गौतम बुद्ध के शरीर के अंगों को वहां पर रखवाया और उस पर स्तूप का निर्माण कराया। स्तूपों की संरचना कैसे होते हैं, स्तूप किस प्रकार के बने होते हैं स्तूप, तो मैंने आपको पहले बता दिया। स्तूप का निर्माण अंडाकार होता है, अर्ध अंडाकार होता है। उसके चार दरवाजों पर क्या होते हैं, तोरण द्वार होते हैं। उसके ऊपर एक हर्मिका होती है और हर्मिका के ऊपर एक और होती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा, ठीक है। स्तूप संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ टीला होता है। स्तूप किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, टीला, ठीक है। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ।
जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों को संतुलित बनाया गया। टीले के सबसे ऊपर एक बलकोनी के रूप में ढांचा बनाया, जिसे हर्मिका कहते हैं। इसे हर्मिका कहते हैं। ये है आपकी हर्मिका, ठीक है। ये बालकोनी की तरह होती है, ठीक है, जिसे हर्मिका कहते हैं। यह ढांचा धज्जे जैसा था एवं यह देवताओं के निवास का प्रतीक था। हर्मिका में एक सीधा खंभा, ये सीधा खंभा होता है, ठीक है, सीधा खंभा अथवा मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यष्टि, ठीक है, इसे यष्टि कहते थे। इसके ऊपर अक्सर एक छतरी बनी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिक होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूपों में अलंकरण का अभाव है। अलंकरण के नाम पर इनमें पत्थर की वेदिकाएं एवं तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी। इनकी चारों दिशाओं में तोरण द्वार थे, जिन पर खूब नक्काशी की गई थी। दर्शक और भक्तजन पूर्वी द्वार के रास्ते से टीले की परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती एवं पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताख एवं उनमें मूर्तियां उत्कीर्ण की जाने लगी थी। लेकिन आने वाले कुछ समयों के बाद, पहले तो ये टीले एकदम सपाट होते थे, इन पे किसी भी प्रकार की कोई नक्काशी नहीं होती थी। नक्काशी सिर्फ तोरण द्वारों पर की जाती थी। लेकिन आने वाले समय में इन टीलों पर भी नक्काशी की जाने लगी, जिसमें आपका सारनाथ का प्रोमिनेंट था, जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका हमारी अज्ञानता के कारण। और ये प्रश्न मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कान खोल कर करके जाना है इसको, और अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है, और इसे करके आना है, गलती से भी नहीं छोड़ना, ठीक। 8 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। स्तूप निर्माण के विभिन्न वर्गों का सहयोग। स्तूप निर्माण में विभिन्न वर्गों का सहयोग। स्तूपों की वेदिकाओं एवं स्तंभों पर बहुत से अभिलेख मिलते हैं, जिनमें पता चलता है कि इनके निर्माण एवं इनके अलंकरण के लिए, अलंकरण का मतलब सजावट के लिए, अलंकरण के लिए समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों एवं शासकों ने दान दिए। विभिन्न शासकों द्वारा दान के उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि सतवाहन शासकों के। इसी प्रकार कुछ शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणी ने भी इनके निर्माण के लिए दान दिए। उदाहरणार्थ हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने एक दान दिया था, जिसमें सांची के एक तोरण द्वार का एक भाग बनाया गया था। स्तूपों के निर्माण में भिक्षु भिक्षुणियों ने भी दान दिए थे। अभिलेखों में सैकड़ों पुरुष स्त्रियों, उनके व्यवसाय, उनके संबंधों तथा उनके ग्रामों एवं शहरों का भी उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि स्तूपों के निर्माण में बहुत लोगों ने दान का योगदान रहा है। बहुत लोगों के दान, मतलब जो स्तूप बनते थे उनको बनवाने में राजा भी दान करता था, और जन सामान्य, एक जाति वर्ग, एक कामगार वर्ग पूरा सहयोग करते थे। मतलब दान पर ही इनका निर्माण किया जाता था। इस बात से पता चलता है कि हाँ, समाज का एक बहुत बड़ा पहलू इससे जुड़ा हुआ था। और ये सारी बातें इन स्तूपों के तोरण द्वारों पर अंकित है, उल्लेखित है। कोई हम अपने मन से नहीं बता रहे। इतिहास की किताब में तभी लिखा गया है जब उनको वहां पर देखा गया है, बिना देखे नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, स्तूपों की खोज। स्तूपों की खोज ने भारत के इतिहास को किस प्रकार से परिवर्तित किया, ये जानना, ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन स्तूपों ने भारत के इतिहास को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। बहुत बड़े स्तर पर भारत के इतिहास को अंधकार से प्रकाश में ला दिया है।
आप, मैं ये शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जब तक इन स्तूपों का खोज नहीं हुआ था हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था अपनी बौद्धिक चेतना को, अपने ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए कि हाँ भाई हम ज्ञानी हैं। हमारे ज्ञान की आप, मतलब हमारे पास कोई साक्षात उदाहरण नहीं था। लेकिन जब ये प्रोमिनेंट तौर पर खोजे गए तब पूरी दुनिया ये मानने के लिए मजबूर हो गई कि जितना ज्ञान धर्म संबंधी और भी अन्य चीजों से संबंधी ज्ञान भारतीय लोगों में है, उतना ज्ञान इस दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। इस बात को मानने के लिए पूरी दुनिया विवश हो गई। ये बात जान लो आज आप। देखो, प्रत्येक स्तूप का अपना इतिहास है जिसमें हमें पता जिससे जिससे हमें पता चलता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। परंतु एक अन्य भी इतिहास है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि इन स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई। एक स्थानीय राजा मंदिर निर्माण कराना चाहता था। उसे 1796 में अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। ये कहानी सुन लो। वह उन अवशेषों का महत्व तो नहीं समझ पाया, परंतु उसे ऐसा लगा कि संभवतः इस स्थान पर कोई खजाना छुपा हो। जो भी हो, उसने उन पत्थरों का उपयोग करने का निर्णय किया। कुछ वर्षों बाद इस इलाके से गुजरने वाले कार्लिन मैकेंजी नामक एक अधिकारी को भी कुछ मूर्तियां मिली तथा उसने उनका किया चित्रांकन भी किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में गुंटूर के कमिश्नर एलियट ने 1854 में अमरावती की यात्रा की। वे अपने साथ वहां के बहुत सारे उत्कृष्ट पत्थर एवं मूर्तियां मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। अपनी यात्रा के दौरान देखी गई इन समस्त चीजों एवं अपने अनुभवों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के ये उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग स्थानों पर ले जाए गए। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर तो अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों की शोभा भी बने। जब भी इस क्षेत्र में कोई नया अधिकारी आता था वह यह दलील देकर वहां से उत्कीर्ण पत्थर उठा ले जाता था कि उससे पहले के अधिकारी भी ले जाते रहे थे। परंतु जिस समय अमरावती की इस धरोहर की अनदेखी हो रही थी उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस सब को भारत की समृद्ध विरासत के साथ खिलवाड़ समझते थे और इस प्रकार उत्कीर्ण पत्थरों को वहां से हटाना अनुचित मानते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे पुरातत्ववेता H. कोल, जो इन सब कार्यकलापों को भारत की प्राचीन कलाकृतियों की लूट एवं आत्मघाती कार्य मानते थे। सच है ये। आपको मैं ये बता देता हूं, भारत का जितना समृद्ध इतिहास है इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो गलत हो गया, इस धरा पे जितने भी देश है ना, इतना बेहतरीन इतिहास किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। जितना प्राचीन हमारा इतिहास है उतना प्राचीन किसी का इतिहास नहीं हो सकता। और अमरावती का स्तूप इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि हम अज्ञानी थे। हम इस बात को नहीं समझते थे कि इतिहास को उसी स्थान पर संरक्षित करना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर रहेगा तो हमें उसके बारे में जांच करने में, उस पर शोध करने में बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता से हम उसके बारे में बहुत गहनता से जान पाएंगे। इस बात का अभाव था, तभी ये अमरावती का स्तूप बर्बाद हो गया और अंग्रेज इसे लूटकर लेकर चले गए। पर यह भी सत्य है कि उन अंग्रेजों ने ही इसका विरोध भी किया, हमने नहीं किया, क्योंकि हम तो जड़ बुद्धि थे उस समय। हमें तो विलासिता में बहुत मग्न थे, हमें इतिहास से तो कोई वास्ता ही नहीं था, इतने हम जड़ बुद्धि थे। समझ में आई बात? हम विलासिता में जीवन जी रहे थे, मतलब हमारे राजा महाराजा। आम जनता के पास तो कुछ था ही नहीं, कंगली थी आम जनता। अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज शासन किसके माध्यम से चला रहे थे? भारतीयों के माध्यम से, है ना।
तो भारत को लूटने में भारतीयों ने जितनी मदद करी अंग्रेजों की, उतनी किसी और ने नहीं करी, किसी और ने नहीं करी है। ये बात भी समझने वाली। तो ये अमरावती का स्तूप बर्बाद हो गया। नहीं, आज वो अगर बचा होता और उसकी हम नक्काशियां देख पाते तो हमें पता चलता कि हम क्या चीज थे, हमारे हाथों में क्या कलाकृति थी, हम ये समझ पाते। और हम फिर रोमन सभ्यता का की बड़ाई नहीं करते, हम अपनी सभ्यता की भी बड़ाई करते। हमें अपनी सभ्यता पे भी गर्व होता, आज भी गर्व है, ये नहीं कहता कि आज गर्व नहीं है, लेकिन और होता, हमारे पास उसके प्रमाण होते। वो अगर वास्तविक जगह होती तो हम उसको रिस्टोर करने की सोच सकते थे, उसकी सुंदरता को पुनः स्थापित कर सकते थे, लेकिन गायब हो चुका है वो सारा चीजें। उन चीजों का आज कोई अता पता ही नहीं है, जो कि बहुत ही दुखद है हम सबके लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे इतिहास के लिए। उनका यह दृढ़ विचार था कि असली कृतियां किसी भी हाल में अपने मूल स्थान से नहीं हटाई जानी चाहिए, उनको तो अपनी खोज के स्थान पर ही रहने देना चाहिए तथा संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकारियों ने अमरावती के संबंध में तो कोल की बात नहीं मानी, परंतु सांची के संबंध में खोज के स्थान पर ही संरक्षण की बात को सहमति दे दी। यही कारण है कि यद्यपि अमरावती तो नष्ट हो गया परंतु सांची बच गया। विद्वानों ने लिखा है कि जब अमरावती की खोज हुई उस समय तक, अंडरलाइन करो इन बातों को, उस समय तक विद्वानों ने लिखा है कि जब अमरावती की खोज हुई उस समय तक विद्वान इस बात का महत्व नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को मूल स्थान से उठाकर ले जाने की बजाय खोज के स्थान पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। परंतु सौभाग्य ये रहा कि 1818 में जब सांची की खोज हुई तब इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया कि इसके 3 तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। इस कुछ अन्य कारणों से सांची का स्तूप बचा रह सका और आज भी वही बना हुआ है। परंतु अमरावती का महाचैत्य केवल एक छोटे से टीले के रूप में उसकी गौरव गाथा के खंडित प्रतीक के रूप में बना हुआ है। तो ये है कहानी अमरावती के बर्बाद होने की और सांची के बचे रहने की। लोगों की अज्ञानता ने अमरावती के स्तूप को बर्बाद कर दिया। आज सिर्फ अमरावती के स्तूप का खंडहर है, वास्तविक तौर पर कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए, कि हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं पाए। हम आज भी नहीं बचा पा रहे। हम कहते हैं लाल किला मुगलों का बनाया हुआ। अरे मुगल कहीं से और पैसा लेके आए थे क्या? हाँ, कहीं और कलाकार लेके आए थे क्या? यहीं के लोगों ने बनाया और यहीं के लोगों के कर के पैसे से बना है, तो वो हमारी संपत्ति है, किसी राजा की कैसे हो सकती है भाई? तो उसका संरक्षण करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। लेकिन हम तो अलग ही धुन में लगे रहते हैं। ताजमहल जरूर शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया होगा, उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन उसे बनाया इस देश के पैसे से गया है। उसे बचा कर रखना, उसकी सुंदरता को बनाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है। और हम कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, हम इस चीज को कभी समझते ही नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि वो हमारे द्वारा चुकाए गए कर के पैसे से बना है, चाहे वो किसी चीज का प्रतीक हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जो कलाकृति है, जो वास्तुकला है, वो भारतीय वास्तुकला का गौरव है। भारतीय वास्तुकला भारत कलाकारों के हाथ का टैलेंट है। हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम उसको गंदा नहीं कर सकते, लेकिन इस देश में एक पता नहीं कौन सी विचारधारा पैदा हो रही है कि जो मुगलों ने बनाया है वो तो तोड़ दिया जाना चाहिए। ये कदापि उचित नहीं है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो हमारा इतिहास है और इतिहास कभी झुठलाया नहीं जाता। इमारतें तोड़कर इतिहास नहीं बदला जाता। जब बदलने का समय था तब तो आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, तब तो उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाए, और अब उन्होंने कुछ बनाया है तो उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। कहां से उचित है ये? ज्ञान का ये पर्दा खुलना चाहिए भाई।
आपको चीजें समझनी चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इतिहास संरक्षित करने की चीज है, इतिहास तोड़ने की चीज नहीं है, और तोड़ा जा भी नहीं सकता। समझ में आई बात? इतिहास आईना है, और वो आपकी शकल, आपकी सूरत आपको जैसी है वैसे दिखा देगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। मूर्तियां, इन स्तूपों में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, और इन मूर्तियों का क्या, ये मूर्तियां क्या बता रही हैं, क्या कहना चाह रही है अपने माध्यम से, और बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जैसे इनमें बताया गया है शब्दों में, मैं कभी देखने नहीं गया हूं, ठीक है, शब्दों में जो लिखा है ना, इतनी प्यारी नक्काशी, इतना प्यारा उनका मतलब फेस कट और एक्सप्रेशन चेहरे का, ओए है, मतलब बुक में चित्र है उनके, देखना एक बार, एनसीईआरटी वाली असली वाली में देखना, कितनी सुंदर सुंदर चित्र हैं। सुनो, इतिहास के अध्ययन में जहां लिखित सामग्री, यात्रियों के विवरण तथा स्मारक महत्वपूर्ण होते हैं, वहां विभिन्न मूर्तियां भी बहुत सारा इतिहास छिपा बहुत सारा इतिहास छिपा होता है। किसमें? मूर्तियों में भी बहुत सारा इतिहास छिपा होता है। वे सुंदर और मूल्यवान तो होती ही है, परंतु उनको ध्यान से देखने पर इतिहास से संबंधित बहुत सारी उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो लिखी नहीं जा सकती। विभिन्न मूर्तियों के उदाहरण से इसको सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सांची के उत्तरी तोरण द्वार के इस भाग को देखिए। सरी दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया गया। ये वाला चित्र जैसे किसी ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया गया है, जिसमें झोपड़ी एवं पेड़ हैं तथा कुछ लोग एकत्रित हैं, परंतु कला परखियों एवं सांची के इस कला का गहराई से अध्ययन करने वाले कला इतिहासकारों के अनुसार यह वेशांतर जातक से लिए गए एक दृश्य का चित्रांकन है, जो अपने आप में एक कथा संजोए हुए है। उनके अनुसार यह एक दानी राजकुमार की कथा का चित्रण है, जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप कर स्वयं अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि बहुत सी मूर्तियों में कुछ कहानियां छिपी हैं जिन्हें अब तक समझा नहीं जा सका है। दूसरी यह कि बहुधा इतिहासकार किसी लिखित साक्ष्य के आधार पर मूर्तियों और उनमें अंकित कथाओं की व्याख्या करते हैं। तो इन मूर्तियों से दो बातों का पता चल रहा है स्पष्ट तौर पर कि इन मूर्तियों के माध्यम से समाज को कुछ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ वैल्यूज देने का प्रयास किया जा रहा है, और उस समय समाज में किस प्रकार की चीजें थी उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मूर्तियां अपने हाव भाव से उस समय के समाज की कहानियों को व्यक्त कर रही है। आ सकता है ये भी 3 नंबर के प्रश्न में कि मूर्तियों के द्वारा क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सलीकता से टैगल करना है, क्योंकि इनको आप समझ के ही टैगल कर सकते हैं, रट्टा मार के तो कुछ नहीं कर सकते। इतिहास समझने की चीज है, रटने की चीज तो कदापि नहीं है। और जो रट के गया वो कभी सफल नहीं हुआ, जो समझ के गया वो सदैव सफल हुआ, सदैव। आगे सुनो। प्रतीक चित्रण क्या होता है? मूर्तिकारों ने बहुत सारी मूर्तियों में बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर कुछ प्रतीकों, चिन्हों एवं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का बुद्ध की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। परंतु इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रकार की प्रतीकात्मक मूर्तियों को समझने के लिए बुद्ध के जीवन चरित्र का गहन अध्ययन और सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक चित्र में रिक्त स्थान है जो बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक है। मतलब रिक्त स्थान है तो वो दिखाया गया है, उस रिक्त स्थान को क्या बताया गया है कि ये गौतम बुद्ध ध्यान में ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यानमयी है। ठीक है। कुछ चित्रों में पेड़ का चित्रण है जो कोई साधारण पेड़ ना होकर वह उनके बोधि प्राप्त करने की घटना का प्रतीक है। इसी प्रकार स्तूप का चित्रण उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। चक्र का
प्रतीक के रूप में प्रयोग काफी किया गया है, जो महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। मतलब इन चित्रों के माध्यम से सांकेतिक तौर पर चीजों को बताने का प्रयास किया गया है बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के संबंध के बारे में। लोक परंपराएं, सांची में ऐसी भी बहुत सी मूर्तियां हैं जो संभवतः बौद्ध धर्म से सीधी जुड़ी हुई नहीं है, वह किन्हीं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं अथवा लोक कथाओं पर आधारित है। इनमें से एक उल्लेखनीय मूर्ति है एक स्त्री की, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दर्शाई गई है। इस मूर्ति का संबंध बौद्ध धर्म की किसी घटना से नहीं जुड़ रहा था और ना ही इस मूर्ति में त्याग अथवा तपस्या का कोई संकेत मिल रहा था। इसी कारण प्रारंभ में विद्वान इस मूर्ति के महत्व का आकलन कर पाने में असमर्थ रहे, परंतु बौद्ध धर्म से हटकर जब साहित्यिक परंपराओं का आधार बनाकर विद्वानों ने इस मूर्ति का अर्थ खोजना चाहा, तब चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यह वस्तुतः संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति थी। लोक परंपरा के अनुसार यह मान्यता थी कि इस स्त्री के छू लेने से वृक्षों पर फल फूल उठते थे एवं उन पर फल लग जाते थे। संभवतः शुभ के प्रतीक के रूप में इसे स्तूप के अलंकरण में प्रयोग किया गया होगा। मतलब इस महिला की मूर्ति का प्रयोग स्तूप के अलंकरण, सुंदर करने के लिए ये माना जाता था। शाल भंजिका जिस भी सूखे पेड़ को छू लेती थी वो हरा भरा हो जाता था। ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। लेखक जब लिखता है तो वो कल्पना में ऐसी ऐसी चीजें सोच लेता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेखक होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लोक कथाओं से संबंधित भी बहुत सारे चित्र उस पर अंकित किए गए हैं। बहुत ही सुंदर नक्काशी है। मैं कहता हूं अगर जीवन में कभी मौका मिले तो भारत दर्शन जरूर करें आप सब। भारत को समझना है तो भारत का दर्शन, भारत भ्रमण बिना करे आप भारत को नहीं समझ सकते। और भगवान ने अगर मुझे ये सौभाग्य दिया तो मैं जरूर करूंगा। मुझे अपने देश को बहुत अच्छे से जानना है, समझना है। जब तक मैं अपना देश नहीं घूमूंगा तब तक मैं अपने देश से परिचित नहीं हो सकता। और मेरे देश में जितनी चीजें हैं घूमने के लिए, मैं नहीं समझता इस विश्व में कहीं और होंगी। मैं मना नहीं करता, विश्व बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा भारत बहुत सुंदर है। प्राकृतिक तौर पर भी हर प्रकार से सुंदर है। मुझे पहले अपने देश को जानना चाहिए। मैं यही कहता हूं अपने हर देश के लोगों से कि पहले अपने आप को जान लो, अर्थात अपने देश को जान लो, फिर आप दुनिया घूमो। मना कुछ नहीं, घूमो आप पर। घूमने से बहुत ज्ञान मिलता है। इसी के साथ इस अध्याय का हम समापन करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।